नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सब? बढ़िया। वेरी नाइस। तो चलिए, आपकी संचयन पुस्तिका के अंतर्गत आज हम शुरू कर रहे हैं पहला पाठ, जिसका शीर्षक है गिल्लू। और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा में इस पाठ में एक छोटे से जीव की सूक्ष्मता से विवेचना की है, अर्थात जीवों की प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में बताया है। लेखिका जो है, एक दिन सुबह कमरे से बरामदे में आती है और क्या देखती है कि दो जो कौवे हैं वो एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। अब छुआ छुअवल क्या होता है? यानी चुपके से छूकर छुप जाना और फिर से छूना। वह काकभुसुंडी भी विचित्र प्राणी है। अब लेखिका किसके बारे में सोच रही है? कौवे के बारे में, कि एक साथ समादृत अनादृत। समादृत मीन्स जिसको विशेष सम्मान दिया जाए, और अनादृत जिसका तिरस्कार किया जाए। अति सम्मानित और अति अपमानित। कि कई बार तो हम कौवे को कहते हैं कि ये हमारे पितरों के दोषों को हरता है, और कई बार हम उसे बहुत ज़्यादा तिरस्कार देते हैं। कहती है लेखिका, जब वो सोन जूही के पौधे के पास आती है तो इसमें एक छोटी सी पीली कली लगी है, और उसे देखकर अचानक ही उसे छोटे जीव का स्मरण हो आया। अनायास का अर्थ है अचानक। तो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। हरितिमा हरियाली में। और जब लेखिका उस पौधे के निकट पहुंचती तो वो कूदकर उसे चौंका देता था। कहती, तब मुझे कली की खोज रहती थी कि कब इस पौधे पर कलियां आएंगी, फूल खिलेंगे। लेकिन कहती, आज मुझे उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण छोटा सा प्राण था, जिसमें छोटा सा जीव। कहती, अब वह तो इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी में मिल गया होगा, और कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब लेखिका कहती कि मैं तो कौओं के बारे में सोच रही थी और अचानक से उसमें आधा आ पड़ी। बाधा क्यों आई? क्योंकि गमले और दीवार की संदिग्ध में छिपे एक छोटे से जीव पर उसकी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जो हैं वो उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ आहार मीन्स आसानी से मिल जाने वाला भोजन, क्योंकि वो उसका मुकाबला तो कर नहीं सकता, ना ही वो खुद को बचा सकता है। तो वो कौवों के लिए क्या हुआ? आसान भोजन हुआ ना। काक द्वे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। कहते, दो कौवे हैं और दो घाव ही उसे मृत्यु तक पहुंचा देते। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। बिना हिले डुले वो गमले से चिपटा हुआ पड़ा था। अब लेखिका फिर से सोच रही है कि जो कौवे हैं वो किस प्रकार हमारे जीवन से संबंधित है। वो कहती है, हमारे पुरखे ना तो गरुड़ के रूप में आते हैं, ना मोर के, ना हंस के। पितृपक्ष में कैसे आते हैं? कौवा बनकर ही उन्हें प्रकट होना पड़ता है। अवतीर्ण का अर्थ है प्रकट। श्राद्ध पक्ष में कौवे आते हैं ना। तो कहते, इतना ही नहीं, जब हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनकी कर्कश स्वर में देना पड़ता है। कर्कश का अर्थ है कटु, कड़वे स्वर में, क्योंकि कौवे को मीठी वाणी वाला नहीं बोला जाता। कहते, कौवा कहाँ अतिथि के आने का संदेश देता है, और दूसरी हम उसके काम काम को हम अवमानना मानते हैं। अब सभी क्या कहते हैं? लेखिका उस गिलहरी के बच्चे को उठाकर ले आती है तो सब कहते हैं कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये नहीं बचेगा, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेकिन लेखिका का मन नहीं मानता। आप खुद ही सोचो, आप रास्ते से जा रहे हो, आपको कोई छोटा सा जीव घायल मिलता है तो क्या आप उसे वैसे ही छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। तो हमारी इंसानियत यही है, तकाजा यही कहता है कि हम उसे नहीं छोड़ पाते। तो लेखिका भी उसे उठाकर ले आती है और होले से उठाकर कमरे में लाती है, फिर उसका खून पोंछती है, घावों पर पेंसिलिन का मलहम लगाती है, रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाती है, पर उसका मुंह
नहीं खुलता और जो दूध की दोनों बूंदें हैं वो दोनों ओर लुढ़क जाती हैं। अर्थात एक तो वो बहुत छोटा था और दूसरा वो घायल था। तो घायल था तो ना उसका मुंह खुल पा रहा था, ना ही वो अभी तक होश में था। कई घंटे उपचार करने के बाद उसके मुंह में पानी की एक बूंद टपकाई जा सकी और तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि लेखिका की उंगली को अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। देखो उसकी आंखें बताई हैं कि वो नीले रंग की हैं। 3-4 मास में उसके निग्ध रोए, छप्पेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित का अर्थ है आश्चर्यचकित करना। कहते हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। आपको पता ही है, अगर हम बोलेंगे गिलहरी तो उसमें पूरी जाति आ जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति को विशेष नाम से संबोधित करना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार लेखिका ने भी उसे गिल्लू का नाम दे दिया और उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। लेखिका कहती है मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछा दी और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वो क्या करता था, स्वयं उसे हिलाता रहता और झूला झूलता रहता और अपने कांच के मनकों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप सबको आश्चर्य कर देते थे, सबको आश्चर्यचकित कर देते थे। अब जानवरों की भाषा तो जानवर ही समझ सकते हैं ना। लेखिका कहती है जब मैं लिखने बैठती तो अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक नया उपाय खोज निकाला। आप पिक्चर में देखो क्या दिखाई पड़ रहा है, वो पर्दे से ऊपर चढ़ा हुआ है ना। यस, उसने यही उपाय खोजा। वह लेखिका के पैर तक आता और सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से नीचे उतरता और उसका दौड़ने का ये क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, कई बार आप लोग भी ऐसे ही करते हो, क्लास में बेंच पर पेन बजाने लग जाते हो। किस लिए? ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो आपकी ओर आकर्षित हों, आपको देखें। तो इसी प्रकार से ये नन्हा सा जो गिलहरी का बच्चा है, ये लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उपाय सोचता रहता है। कहती लेखिका कहती कभी कभी तो मैं इतनी दुखी हो जाती कि इसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रख देती। कैसे रख देती, देखो आप पिक्चर में, उसे सीधा लिफाफे में डाल देती कि उसके 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त उसका जो छोटा सा शरीर है वो लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुघात का अर्थ होता है छोटा शरीर। और कहती इस अद्भुत स्थिति में वह कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहता और चमकीली आंखों से सारा कार्य देखा रहता। कहती भूख लगने पर वो चिक चिक करता और मुझे सूचना देता, लेकिन काजू और बिस्कुट मिल जाए तो फिर वो पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। देखो फोटो में वो कैसे काजू कुतर रहा है। फिर कहती गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। हौले हौले अर्थात धीरे धीरे। अब बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। देखो आप पिक्चर में भी दिख रहा है, बाहर से गिलहरी बात कर रही है और अंदर से गिल्लू उसे सुन रहा है। तो क्या हुआ, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को क्या आभास हुआ कि अब इसे आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि अपनी कंपनी सबको प्रिय होती है। तो देखो फोटो में क्या किया लेखिका ने, कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से जो गिल्लू है वो बाहर जाने लगा और बाहर जाकर सचमुच उसने मुक्ति की सांस ली। वो बाहर उछल कूद करने लगा, आज़ादी से घूमने लगा। लेकिन कहती है इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी तो एक समस्या है ना, वो तो इस पर हमला कर सकते हैं। लेखिका कहती है कभी कभी कागज पत्रों के कारण मुझे घर जैसे बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे समय में तो मेरा कमरा बाहर बंद रहता है। तो लेखिका कहती है जब मैं कमरे से आती थी और कॉलेज से आती थी और जैसे ही कमरा खोलती थी, देखो गिल्लू कहाँ बैठा है, लेखिका के
कंधे पर वो पैर से सीधा चढ़ता और सिर तक दौड़ लगानी शुरू कर देता। और अब तो ये उसका रोज का क्रम हो गया था कि लेखिका के घर से बाहर जाने पर वो भी खिड़की की खुली जाली से रास्ते से बाहर चला जाता, दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बना रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लग जाता। लेखिका कहती, मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। देखो बच्चों, वो फूलदान के ऊपर बैठा हुआ है गिल्लू। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, ये देखो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। अर्थात वो लेखिका को चुकाने का कोई मौका नहीं चूकता था। लेखिका कहती, मेरे पास तो बहुत से पशु पक्षी हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, कुत्ता है, तोता है, बिल्ली है, लेकिन कहती उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी ने ऐसी कोई हरकत की हो। लेकिन कहती है गिल्लू इसमें अपवाद था। अपवाद क्या होता है? जो सामान्य नियमों को नहीं मानता। कहती, मैं जैसे ही खाना लेकर कमरे में पहुंचती, वो क्या करता? खिड़की से निकलता, आंगन की दीवार से होता हुआ बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और थाली में ही बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के समीप बैठना सिखाया। वहां बैठकर वो क्या करता था? लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। काजू जो था गिल्लू का प्रिय खाद्य था। खाद्य होता है भोजन। और अगर कई दिन काजू ना मिले तो वो अन्य खाने की चीजों को या तो लेना बंद कर देता था या फिर झूले से नीचे फेंक देता था। आप देखो बच्चों, आपको पिक्चर में भी दिखाई पड़ रहा है, उसने बिस्किट जो है वो झूले से नीचे फेंक दिया है, खिड़की पे पड़ा हुआ है। अर्थात बच्चों जैसी शरारतें। उसी बीच लेखिका की मोटर दुर्घटना में घायल हो जाती है वो। आहत मीन्स घायल होना। और उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। उन दिनों कहती, जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर क्या देखता है? जब देखता है कि वो कोई और है तो वापस उसी तेजी से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। मीन्स वो निराश हो जाता था कि ये लेखिका नहीं, कोई और है। सब मुझे काजू दे आते, लेकिन अस्पताल से लौटकर जब लेखिका कहती मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें मुझे काजू भरे मिले, जिससे पता चला कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जब हमारा कोई प्रिय दूर हो जाए तो हमारा कुछ करने को मन नहीं करता। लेखिका कहती है, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। हौले हौले अर्थात धीरे धीरे सहलाता था। परिचारिका सेविका कि जैसे कोई सेवक सेवा करने से हट गया हो। अब लेखिका कहती, गर्मियों में जब दोपहर में काम करती हूँ मैं, तो गिल्लू ना तो बाहर जाता और ना झूले में बैठता। बाहर क्यों नहीं जाता था? क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी थी। अब उसने लेखिका के निकट रहने का एक और उपाय सोच लिया। वो क्या था? देखो पिक्चर में, वो उसके पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो लेखिका गिलहरियों के जीवन की अवधि के बारे में बताते हुए कहती है कि इनके जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। तो गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत आ ही गया। दिन भर ना उसने कुछ खाया, ना बाहर गया, और रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। यातना मीन्स कष्ट, पीड़ा में। और ठंडे पंजों से उसने मेरी वही उंगली पकड़ ली जिसको उसने बचपन में पकड़ा था, और बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन मीन्स जब मुंह बनने वाला था, तो जिस उंगली को उसने पकड़ा था उसने फिर से वही उंगली पकड़ ली। उसके पंजे इतने ठंडे थे कि लेखिका ने जाकर हीटर जलाया, उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया। उष्णता का अर्थ होता है गर्मी। लेकिन प्रभात की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया।
अर्थात वो चला गया। अब उसका झूला उतार कर रख दिया गया है, खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है, और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। अर्थात किसी के चले जाने से किसी भी कार्यकलाप पर कोई असर नहीं होता। तो लेखिका कहती है कि सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, अर्थात उसके नीचे उसे दबाया गया है, इसलिए भी कि वह लता उसे सबसे अधिक प्रिय थी, और इसलिए भी कि उस छोटे से शरीर का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास किसी है, लेखिका को है, और ये उसे संतोष देता है। तो बच्चों, पिताब छोटे फूल का अर्थ है पीताब, अर्थात पीली आभा वाला पीले फूल के रूप में खिल जाने की उसे उम्मीद है कि जो गिल्लू है वो किसी दिन फूल के रूप में खिलकर सामने आएगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों के प्रति सहानुभूति और दया रखनी चाहिए। वो कुछ बोल नहीं पाते, परंतु उनमें भावनाएं होती हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।